दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत है। कहावत सही है कि राजनीति में कोई सगा नहीं और नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल के मुद्दे पर एक आंदोलन चला था, जिसने तब की कांग्रेस सरकार को घुटने पर ला दिया। उस आंदोलन से लोकपाल का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस आंदोलन की कोख से एक राजनीतिक दल का उदय हुआ जिसका नाम आम आदमी पार्टी पड़ा। जिसमें आम आदमी पार्टी कहाँ है कोई नहीं जानता। ईमानदारी का दम भरने वाली पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना और उसमें से उनका मुख्यमंत्री भी शामिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय जो शर्तें रखी हैं वो किसी तड़ीपार आदमी के लिए लागू होती है। जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएगा वह मुख्यमंत्री के रूप में काम कैसे करेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल में जरा भी गैरत होती तो उसे जेल जाने के साथ ही इस्तीफा भी दे देना चाहिए था। दरअसल हमारे संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का जेल जाने की स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए या नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में देश में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ सकता है, वरना संविधान में इसका प्रावधान जरूर कर देते। अभी भी संविधान में संशोधन करके इसका प्रावधान अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह के मामले आते ही रहेंगे, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। ईडी को इस बात का सबूत भले ही मिले या ना मिले, लेकिन इतना तय है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को रिश्वत जरूर मिली है। दरअसल भारत की जनता भी अब भ्रष्टाचार की आदी हो चुकी है। जब आप बिजली और पानी फ्री देने के मुद्दे पर पार्टी को वोट देकर चुनाव जीत सकते हैं, तो आप फिर कैसे किसी से ईमानदारी की अपेक्षा रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जब एनजीओ चलाते थे उस समय उनको विदेश से फंड मिलता था और उसी कारण उसने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। आज देश में जितने भी एनजीओ हैं उनमें से 90% लोगों के चंदे से चलते हैं और इसको चलाने वाले दूसरों के पैसे पर मौज करते हैं। इसको सामाजिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं रहता है। बहरहाल ये तो कहने वाली बात है, बहुत से एनजीओ अच्छे भी होते हैं। शुरू से ही लोगों पर झूठे इल्जाम लगाना, कोर्ट के फटकार के बाद माफी मांग लेना केजरीवाल की फितरत रही है। सोनिया गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव पर इल्जाम लगाता रहा और जरूरत पड़ी तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए। मौजूदा राजनीतिक पटल पर सबसे बड़ा अवसरवादी और धूर्त या कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे मजबूरी में अतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उसे एक कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए थी, वरना कोई भी दूसरा व्यक्ति चंपाई सोरेन या जीतन राम मांझी हो सकता था। इससे कहीं से कोई त्यागपत्र नहीं किया है। कुर्सी के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहना ये आम आदमी पार्टी की फितरत है, लेकिन जब इसने देखा कि अब मुख्यमंत्री कुर्सी नसीब नहीं हो सकती तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आज भारत की राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। वैसे भी राजनीति में किसी तरह की नैतिकता हो भी नहीं सकती। देश में हर राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए चंदा लेता है, सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठा रहता है, वरना अजित पवार जैसे व्यक्ति का बीजेपी से हाथ मिलाना नामुमकिन था। लेकिन बस वही है कि समय बदला और बीजेपी से वे मिल गए। जो प्रधानमंत्री अजित पवार को भ्रष्टाचारी बताते रहे वही अजित परिवार के साथ सरकार बनाने में कतई संकोच नहीं किए। अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुका है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में वहाँ की सरकार बगैर जोड़ तोड़ के बन ही नहीं सकती। अगर वहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बनी तो निश्चित रूप से वहाँ के राजनीतिक दलों को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। चाहे भाजपा हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सभी को
क्योंकि बहुमत मिलने वाला नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी स्थिति में थी, लेकिन उसकी वापसी गुटबाजी से बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है। कुछ चुनाव क्षेत्रों में कई दल वोट काटने का भी काम करेंगे, उनमें से बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहाँ हर पल परिस्थितियाँ पल पल पे बदल रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी किस बलबूते वहाँ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यह लोगों की समझ से परे है, लेकिन हर आदमी का काम है, हर पार्टी का काम है कि अपनी किस्मत आजमाना, जनता के बीच जाना। उनकी मंशा केवल वहाँ कांग्रेस या बीजेपी का खेल बिगाड़ने का है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ही केवल दौड़ में है। बीजेपी शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखे है, ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अनुसूचित जात के लोग अभी भी बीजेपी को बनियों या अगड़ों की पार्टी समझते हैं। ये धारणा अभी तक नहीं बदली है। मुसलमान तो बीजेपी को अपना कट्टर विरोधी मानता है। कांग्रेस कुछ करे या ना करे, उसका वोट निश्चित रहता है, बाकी दलों को ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का शासन है, इसलिए वहाँ की जनता अब परिवर्तन चाहती है और उसके पास विकल्प के रूप में कांग्रेस के अलावा कोई दल नहीं है। अब केवल कांग्रेस आपसी गुटबाजी के कारण बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कौन कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत शायद ही मिले, वहाँ भी जोड़ तोड़ की सरकार ही बननी है। अगर बीजेपी के खिलाफ लहर चली तो कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आज की परिस्थितियों में बीजेपी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह अपने बलबूते सरकार बनाते नहीं दिख रही है। मोदी की रैलियों में कुछ असर हो जाए इसकी अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं और उस क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन भी मायने रखता है। जाति समीकरण भी होते हैं, इनमें अपना महत्व भी होता है। विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर का नेता उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है जितना कि स्थानीय जनता के बीच रहने वाला उम्मीदवार ही अधिक मायने रखता है। खैर जो भी हो, देखे ऊँट किस करवट बैठता है, कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, कौन जम्मू कश्मीर में जीतता है, किसका बहुमत आता है, किसका हरियाणा में बहुमत आता है या किसका नहीं आता है। क्या बहुमत अगर कहीं नहीं आ रहा है तो कैसे जोड़ तोड़ होगा, ये सब तो अभी भविष्य के गर्त में है। चुनाव हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।